आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और कार्यक्रम में हमारे बीच जो महानुभाव उपस्थित हैं, सबसे पहले मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करूंगा। हमारे बीच बहुत ही सम्मानित व्यक्तित्व श्री जस्टिस जी के व्यास साहब मौजूद हैं और आप सभी उनके प्रखर व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं। मैं आपको अनुरोध करूंगा सोमेंद्र और अंशु हर्ष जी को कि आप सभी सम्मानित महानुभावों को अपने साथ मंच पर लाएंगे। श्री पंकज ओझा जी, आप जानते हैं उनके व्यक्तित्व का परिचय और संस्कृत कला साहित्य तमाम संदर्भों से उनका जुड़ाव अपेक्षित है। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करूंगा। प्रतिकृति फिल्म के मुख्य जो कर्ता धर्ता हैं या जिनके माध्यम से ये फिल्म हम तक पहुंची, प्रशांत पीआर, मैं उनसे निवेदन करूंगा मंच पर आने के लिए। और स्नेहा, जिनके अनुवाद की बात कल आपने सुनी थी, जिनकी चर्चा आपने सुनी थी, उनको भी मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा। संस्कृत अकादमी के निदेशक संजय झाला जी को अनुरोध करूंगा मंच पर आने के लिए। और किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत दीप की ज्योति जब प्रज्वलित होती है तो उसी के माध्यम से होती है। मैं अनुरोध करूंगा जस्टिस जी के व्यास साहब और श्री पंकज ओझा जी को, उनका सानिध्य देंगे संजय झाला जी और रिफ टीम के सोमेंद्र और अंशु जी। आपको अनुरोध करूंगा दीप प्रज्वलन के लिए। मंचस्थ अतिथियों के स्वागत के लिए मैं संजय झाला जी, सोमेंद्र और अंशु हर्ष जी को अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच पधारे हुए जस्टिस जी के व्यास जी को स्वागत की जो हमारी परंपरा है उनको प्रतीक चिन्ह देकर, सूत की माला पहनाकर और एक यादगार लम्हे की ओर अग्रसर करते हुए जस्टिस व्यास जी के सम्मान के लिए संजय झाला जी, अंशु और सोमेंद्र हर्ष।
कला संस्कृति विभाग से श्री पंकज ओझा जी हमारे बीच उपस्थित हैं और उनके स्वागत के लिए मैं पुनः अनुरोध करूंगा संजय झाला जी, सोमेंद्र जी और अंशु जी को। हमारे बीच प्रतिकृति फिल्म से जुड़े प्रशांत पीआर उपस्थित हैं। मैं उनके स्वागत के लिए अनुरोध करूंगा पुनः संजय झाला जी, सोमेंद्र जी और अंशु जी को। और मंच पर हम सबकी लाडली छोटी बिटिया के रूप में स्नेहा उपस्थित हैं और आप इनकी आवाज़ का जादू अभी आने वाली जो फिल्म है पुण्यकोटि उसमें देखेंगे। उनके स्वागत के लिए भी मैं अनुरोध करूंगा संजय झाला जी, अंशु जी और सोमेंद्र जी को। और मित्रों, किसी भी कार्यक्रम की पृष्ठभूमि में नींव की जो ईंट होती है उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन ये संस्कृत का महोत्सव है और निश्चित रूप से हम अपने आधार को पहचानते हैं। और आप सभी समझ गए होंगे हमारे आधार की पृष्ठभूमि है श्री संजय झाला जी। राजस्थान संस्कृत अकादमी के निदेशक के रूप में जो कुछ निष्ठा और जो कुछ प्रेरणा उनके माध्यम से सामने आई है, आपके स्वागत के लिए मैं श्री पंकज ओझा जी को अनुरोध करूँगा कि आपका स्वागत कर। और जिनके माध्यम से इस कार्यक्रम को गरिमा मिली और यह आयाम मिला, सोमेंद्र हर्ष, अंशु हर्ष जी, आपके स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगा श्री पंकज ओझा जी को एक बार पुनः कष्ट देने के लिए, और जस्टिस बी के व्यास सर से अनुरोध करूंगा कि सोमेंद्र और अंशु हर्ष जी का स्वागत करें। राजस्थान में नंबर 1 रही है काफ़ी। इस बच्चे की मेहनत है अवधेश गुप्ता, अवधेश इसको 8वीं अकादमी नंबर 1 रही और आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत जितने भी कार्यक्रम देश भर में आयोजित हुए हैं उनमें राजस्थान की जो संस्कृत अकादमी है वो नंबर 1 रही है, नंबर प्रथम स्थान पर रही है। तो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। और एक और इस पृष्ठभूमि में नींव की ईंट हैं अवधेश गुप्ता जी, राजस्थान संस्कृत अकादमी में ही काम करते हैं। मैं उन्हें मंच पर बुलाना चाहूँगा। आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट में है।
और ये इनकी पृष्ठभूमि है जो हम यहाँ 1 नंबर तक पहुँचे हैं। और आगामी कार्यक्रम में हम एक चर्चा सत्र रखेंगे और इस चर्चा सत्र में जो सिनेमा की भूमिका है और संस्कृत सिनेमा ने जो अपना सफ़र तय किया है तकनीकी उपादानों से लेकर और विज्ञान की तमाम परिधियों तक जो उसकी सर्वांगीण भूमिका है, उसके लिए मैं मंच पर और आमंत्रित करना चाहूँगा दिल्ली से पधारे डॉक्टर सुनील जोशी और हमारे बीच श्री रविशंकर जी, पुण्य कोटि के निर्देशक। दोनों ही महानुभावों को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। और आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि कभी कभी बड़े और व्यापक लक्ष्य के लिए हमको बहुत सी तैयारी करनी होती है और मंचासीन जितने लोग हैं आप सभी ने देखा कि कहीं उन्होंने सृजन का एक स्वप्न देखा था और उसके माध्यम से धीरे धीरे प्रक्रिया आगे बढ़ी और आज इस परिष्करण तक हम लोग पहुँचे हैं, न केवल व्यापकता के रूप में, न केवल सरोकार के रूप में, बल्कि देश भर में जैसा आपने देखा कि संस्कृत अकादमी, कला संस्कृति विभाग दोनों का ही सौजन्य इस प्रमुखता के साथ रहा कि देश के तमाम हिस्सों में उन्हें प्रथम स्थान पर उनकी स्थिति रही। और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वैचारिक जो हमारी पूरी प्रक्रिया है उसमें पहला स्थान आना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि राजस्थान की धरती से संस्कृत की तमाम जितनी भी रचनात्मक परिस्थितियां हैं उनका जो बीजारोपण हुआ है उसकी स्थापना में राजस्थान की पहल श्रेष्ठ है और राजस्थान की इस पहल को नमन किया जाना चाहिए। और मैं आप सभी की तालियों के साथ में राजस्थान की इस पहल को शाश्वत गति देने के लिए आप सभी से सहयोग की अपेक्षा भी रखता हूं। और मैं चाहूँगा कि ये हम सभी शिक्षक या सरोकारों से जुड़े हुए लोग हैं, मुझे लगता है कि इस पूरी प्रक्रिया के लिए सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है एक तो सच्ची इच्छा शक्ति की, दूसरी सहयोग की। आपको जब भी जैसे जहाँ भी संस्कृत के लिए उससे जुड़े सरोकारों के लिए सहयोग मिले तो आजीविका के रूप में तो हम उसको निरंतर अपनाते हैं, लेकिन उसको रचनात्मकता के रूप में अपनाएंगे तो निसंदेह ये जो पहली सीढ़ी है इस पर हमारा स्थान सदैव बना रहेगा। आप सभी की शुभकामनाओं के साथ मैं मंच अब डॉक्टर सुनील जोशी को सौंपता हूँ। हमारे बीच निधीश गोपी जी हैं, मैं उन्हें अनुरोध करूंगा कि वो कृपया मंच पर आएं और चर्चा सत्र में भाग लें। निधीश गोपी जी और डॉक्टर जोशी आपके साथ हैं और डॉक्टर जोशी को मैं अनुरोध करूंगा कि अब सत्र आपका है, मंच आपका है और तमाम मित्रों के साथ आप चर्चा सत्र को जारी रखेंगे। डॉक्टर जोशी। धन्यवादाः डॉक्टर सोनी महाभागाः। अद्य पुनः अस्मिन् द्वितीये दिवसे अत्र राजस्थाने जयपुरनगरे तत्र संस्कृतप्रेमिणः संस्कृतचलच्चित्र प्रेक्षकाः ये सन्ति तेषां पुनः वाक्प्रसूनैः हार्दभावैः स्वागतं क्रियते विधीयते। ते सर्वे संस्कृतज्ञाः संस्कृतप्रेमिणः भारतस्य शोभाभूताः वर्तन्ते, अतः तेषां वारं वारम् अस्मात् मञ्चात् एव हार्दभावैः अभिनन्दनं क्रियते। अस्मिन् मञ्चे समायाताः सन्ति देशस्य लब्धप्रतिष्ठ न्यायाधीशः, अधुना साम्प्रतं ते राजस्थानस्य मानवाधिकार आयोगस्य अध्यक्षाः सन्ति। ते सन्ति संस्कृतप्रेमिणः, अतः तेषाम् अपि अत्र स्वागतं विधीयते। एवं च अत्र मञ्चे समुपस्थिताः ये चलच्चित्र निर्मातारः सन्ति तेषाम् अपि सुस्वागतं विधीयते। आज के इस पावन महोत्सव में राजस्थान की भूमि से संस्कृत के विषय में विशेष बात हो रही है। महाकवि माघ को हम याद कर रहे हैं और विगत दिवस भी हमने देखा कि 2 चलचित्रों के विषय में संवाद हुआ, उनके निर्माता निर्देशकों के साथ हमने बातचीत की। आज के इस विशेष सत्र में जो हमारा मुख्य विषय है वह है प्राचीन साहित्य से आधुनिक विज्ञान तक। तो आपने अभी जो चलचित्र देखा
केरल के हमारे युवा संस्कृत विद्वान हैं जिन्होंने इसकी पटकथा लिखी, इसके इतने सुंदर गीत लिखे। मैं चाहूँगा ज़ोरदार तालियों से आप स्वागत करें निधीश गोपी जी का। निधीश गोपी जी हमारे समक्ष हैं, संस्कृत अध्यापक हैं। इनसे हम कुछ प्रश्न करेंगे क्योंकि इनकी सुबह आपने मूवी देखी थी। अभी इस चर्चा सत्र के बाद हम एक मूवी देखेंगे जो कि मॉडर्न टाइम में कैसे टेक्नोलॉजी काम कर रही है। श्री रविशंकर जी ने उस मूवी को बनाया है, जो स्वयं आईटी एक्सपर्ट हैं, प्रोफेशनल हैं, जिनका कोई संस्कृत से बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन इतनी मार्वलस इन्होंने मूवी बनाई है कि दुनिया भर में उसकी प्रसिद्धि हो रही है। उसको भी हम इस संवाद के बाद देखेंगे। तो विशेष रूप से इन दोनों चलचित्र निर्माताओं से हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं हमारे आदरणीय आज की इस कार्यक्रम के जो शोभा धारक हैं, शोभा संवर्धक हैं, माननीय न्यायाधीश महोदय, मानवाधिकार के अध्यक्ष महोदय के पास। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो भारत की प्राचीन विधा है, लेखन की विधा हम बात करें, साहित्य संगीत कला के विषय में हम बात करें, तो मूल में संस्कृत आती है। सब इसको प्राचीन मानते हैं, पुराचीन मानते हैं। आप इसको कैसे अर्वाचीन नया मानते हैं और कैसे इसको टेक्नोलॉजी के साथ आप देखते हैं? आपकी इस पर क्या दृष्टि है? सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि इसके बारे में मैं कुछ बोलूं, क्योंकि जिस फील्ड से मैं विषय से आता हूं उसमें संस्कृत का थोड़ा अभाव हमारे रहता है। लेकिन हमने सेकेंडरी स्कूल में या ये जो रामचरितमानस है या विष्णु सहस्त्रनाम है, इन सब को, जहाँ तक आपने कहा आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, आधुनिकता के नई भाषा के बारे में जो आपने प्रश्न पूछा है, संस्कृत तो कभी पुरानी हुई नहीं। संस्कृत तो हमारी धाती है। संस्कृत से वेद व्यास जी ने जो जिनको ड्राफ्ट उन्होंने लिखवाया था, तो वेद व्यास जी ने जो हमारे प्राचीन सभ्यता का उन्होंने जो एक ऐसा रूप हमारे सामने प्रस्तुत किया, उसको आज भी हम अंगीकार करते हैं, उसको साथ चल रहे हैं हम। मेरा एक छोटा सा आपसे कहना, ज़्यादा लंबी बात तो मैं कहूँगा नहीं। विष्णु सहस्त्रनाम हमारे जो सर थे, हमारे गुरुजी, जिनके पास हम वकालत करते थे, तो वो रोज़ाना हमें कहते थे कि तुम विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया करो, सुबह जल्दी उठा करो। तो एक दिन मैंने उनको पूछा कि ये बहुत लंबा है, हम कैसे पढ़ें? तो उन्होंने कहा कि इसका एक्सप्रेशन जो है वो तो आ नहीं सकता, लेकिन एक रोज़ाना लेके बैठो और एक सीडी आती है, उसमें उसको साथ में आप पढ़ो उसमें। तो शुरू में विष्णु विष्णु बसटकारो भूत भव्य भवत प्रभु, ये स्टार्ट करते थे। फिर मैंने पूछा, साहब ये है क्या, ये क्यों विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ते हैं? तो बहुत सुंदर बात उन्होंने बताई, वो मैंने मेरी ज़िंदगी में उतार ली। वो ये थी कि वो कहते थे कि रोज़ाना इस पृथ्वी पर विष्णु भगवान जब सूर्योदय होता है, जब कुर्सी लगा के बैठते हैं, रोज़ाना सिंहासन लगा के बैठते हैं। और सिंहासन लगा के बैठते हैं इसीलिए जो लोग, जो इंसान है, उसको एक्सप्रेशन की पावर दी है। मैं कह सकता हूँ रविशंकर जी बैठे हैं, सुनील जोशी बैठे हैं, लेकिन कबूतर या कोई भी दूसरा जीव है, वो ये एक्सप्रेशन नहीं कर सकता, ये बैठे हैं। एक जीव को ही ऐसा दिया है। तो विष्णु भगवान हमें दिखते नहीं, लेकिन रोज़ाना बैठते हैं। इसलिए सुबह सुबह जो सूर्योदय से आधा घंटा पहले उठेगा और आधा घंटा बाद तक वो उसके दर्शन करेगा, और सिर्फ इस दिशा में जाके, कोई ज़रूरी नहीं कि स्नान करे कुछ करे, लेकिन जाकर के खड़ा हो जाएगा, तो सुबह सुबह आप देखो हर पशु पक्षी जानवर जो बोलते हैं, क्योंकि उनको दिखते हैं वो, लेकिन वो चिल्ला के कहते हैं कि आपने इस इंसान को एक्सप्रेशन की पावर तो नहीं दी है, लेकिन हमारे से ज़्यादा ऐसी चीज़ दे दी है कि हम सबको निर्वाह कर सकता है, तो हमारे लिए कुछ करो। तो उस वक्त जो सुबह सुबह जाता है, उसको ना, जो विष्णु का पाठ करता है, जो विष्णु की आराधना करता है, जो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता है, उसको वो सुबह सुबह एक रुक्का काटते हैं। हमारे गुरुजी कहते थे वो रुक्का काटते हैं कि जिम्मेदारी देते हैं कि समाज को चलाने की जिम्मेदारी तेरी है, ये जितने जीव हैं इन सब जीवों को पालने की जिम्मेदारी तेरी है। और इसीलिए हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जल्दी उठो, माता पिता का कहना मानो, ये इसलिए कहते हैं कि सुबह सुबह उठना चाहिए। तो विष्णु सहस्त्रनाम जो है, उसकी आवश्यकता बताई, वो संस्कृत भाषा में है। और संस्कृत भाषा में तो आप देखिए, तुलसीदास जी ने लिखी है, जो रामायण लिखी है, वाल्मीकि जी ने लिखी है। वाल्मीकि जी कहते हैं वो तो पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन संस्कृत भाषा में उन्होंने लिखी है। और उसके बाद रामचरितमानस। इसका मतलब ये कि संस्कृत कितनी परिपक्व थी उस वक्त, जहाँ ऐसे ऐसे लोग, ऐसे जिनको कहते थे कि ये तो बहुत अपराधी किस्म के लोग थे, लेकिन चेंज हुए, वो भी संस्कृत में इस तरह से लिखते थे। हमारे तुलसीदास जी महाराज वो भी लिखते थे। तो इन सब बाद में तो साकेत के अंदर मैथिली शरण गुप्त साहब ने जो लिखी,
उसमें तो एक लाइन रोजाना पढ़ते हैं, हे राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कभी बन जाए सहज संभावी है। तो ये सारी बातें जो हैं ये जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें मिली है संस्कृत से। भले ही संस्कृत हमारी राजभाषा नहीं है, क्योंकि हमारी 35 करोड़ की जनता थी 15 अगस्त 1947 को, अब 135 करोड़ की हैं। तो अब हमें सारे विश्व की चीज़ें हमें सीखनी पड़ती है, संस्कृत को भी सीखना पड़ता है। ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्योंकि आप लोगों का कार्यक्रम है। मैं बस यही चाहूँगा कि संस्कृत के प्रति मैं नमन करता हूँ। संस्कृत चाहता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम होते रहें, बच्चों को हमारी संस्कृति का पता चलता रहे। और ये जो सब लोग आए हैं, ये सब युवा लोग हैं, संस्कृत के प्रति इनका रुझान है, मैं इनको भी नमन करता हूँ, इनको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय महोदय। सर ने जैसे बताया कि विष्णु जो है व्यापकीकरण है और संस्कृत भी एक व्यापक भाषा है, ब्रह्मांड की भाषा है, अलौकिक भाषा है, चैतन्य की भाषा है। और प्राचीन विज्ञान जो है वो विष्णु सहस्त्र नाम से उदित होता है और हम सभी के जीवन को बहुत प्रफुल्लित कर देता है। आधुनिक विज्ञान की बात करते हैं, हमारे साथ चलचित्र निर्माता हैं रविशंकर जी। रविशंकर जी से जानते हैं कि जो इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा की वो तो आईटी फील्ड की है, लेकिन संस्कृत में कैसे प्रवेश हुआ और इतनी सुंदर मूवी जो कि पुण्यकोटि जिसे आप देखेंगे उसकी संकल्पना कैसे हुई। मैं चाहूँगा रविशंकर जी आप 2 मिनट में अपनी बात पूरी करें। जो कल आए थे उनको तो पता ही है कि मेरा हिंदी अधूरा है, मगर फिर भी मैं कोशिश करूँगा। और जैसे मैं इन्फोसिस में काम करता था, एचआर क्षेत्र में काम करता था, ह्यूमन रिसोर्सेस डिपार्टमेंट के टेक्नोलॉजीज़ को ठीक करना कंपनियों में, ये मेरा काम था। दुनिया भर का बड़ा बड़ा बैंक, ऐसा लोगों में जो सिस्टम्स रहता है उसको ठीक करवाना मेरा काम था। और मुझे पता भी नहीं था कि संस्कृत बोल के एक लैंग्वेज है, सिर्फ श्लोक के लिए यूज़ करते, इतना ही पता था मुझे। एक संभाषण शिविर हुआ था हमारा इन्फोसिस में, एक वर्कशॉप हुआ था, तभी 10 दिन में थोड़ा संभाषण का ज्ञान हुआ। और पहले बार पता चला कि दुनिया में एकमात्र भाषा है संस्कृत जिसमें शब्द के अलावा सिर्फ शब्द को उपयोग करके वर्ड्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक एल्गोरिदम की उपयोग करके। इतना अच्छा लैंग्वेज अगर दुनिया में कहीं भी होता है तो उसको जितना सेलिब्रेट किया जाएगा। और मुझे 40 साल तक पता भी नहीं चला कि इसका खूबी ऐसा है। और मुझे जानने लगा कि अगर ये हम खो देते हैं, संस्कृत को नुकसान नहीं होगा, हमारे लिए नुकसान होगा। तो इसलिए मैं सोचा कि मेरे पास टेक्नोलॉजी का अनुभव है, फिल्म मेकिंग में दिलचस्पी है, थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ मैं, इन सबको संयोजित करके क्यों ना हम एक संस्कृत मूवी बनाए। और जो टीचर मुझे सिखाता था संस्कृत, वो बोल रहा था कि कॉन्टेम्पररी वर्क्स बहुत कम है, एंटरटेनिंग वर्क्स बहुत कम है, और एनिमेशन में तो कोई किसी ने किया ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि इंग्लिश में एक शब्द होता है पर्पल काउ। पर्पल काउ मतलब एक 1000 वाइट काउस रहता है, उसके बीच में एक पर्पल काउ रहे तो सब लोग पर्पल काउ को देखेंगे। तो मैं सोचा कि मेरा स्टोरी भी एक काउ के बारे में है, पुण्यकोटि बोल के एक गाय के बारे में है। तो मैं सोचा मैं क्यों ना एक पर्पल काउ बना दूँ, ओके, पुण्यकोटि करके। तो मैं ये सामने रखा और उसी से मेरा प्रारंभ हुआ। तो कौन इसका डबिंग करेगा, कौन इसका गाना लिखेगा, कौन इसका एनिमेशन करेगा, कुछ पता नहीं है, सिर्फ एक संकल्प था। और मैं बोला कि नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा द्वारा हो रहा है ये, तो इसलिए मैं अपने आप को सरेंडर कर लूँगा इस आइडिया को, देखते हैं क्या होता है। उसके बाद सब कुछ थोड़ा बहुत मेहनत के बाद ये फिल्म बन गया, 4-5 साल के मेहनत के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि रविशंकर जी का कोई फिल्म मेकिंग का पहले अनुभव नहीं था, आईटी स्पेशलिस्ट हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, लेकिन ये जो संस्कृत की जो चेतना है, जैसे सर ने बताया कि विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु का मतलब व्याप्तिकरण है और सहस्त्र का मतलब है कि ये जो ब्रह्मांड है इसमें जो सूर्य की सहस्त्र किरणें हैं उनसे जो ज्योति आती है वो किसी में भी उस चैतन्य दायक जो ऊर्जा है उसको संवर्धित कर देती है। और किसी भी व्यक्ति में जब वो चेतना समाहित होती है तो इतना अद्भुत विश्व स्तरीय कार्य कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसमें कभी पहले संस्कृत के संस्कार नहीं थे। मुझे ये लगता है कि आपको जोरदार तालियों से स्वागत करना होगा। रविशंकर जी की पुत्री हमारे साथ हैं स्नेहा। स्नेहा ने बहुत कम समय में अपने पिता से ये ज्ञान लिया, संस्कृत पढ़ती हैं। और स्नेहा से जब मैं बात कर रहा था बैकग्राउंड में, तो स्नेहा ने कहा कि मुझे आने वाले 10 वर्षों में 10 मूवीज़ बनानी है। तो मैं चाहूँगा एक बार
तालियों से आप उनका भी स्वागत करें, क्योंकि वो संस्कृत के प्रति इतनी समर्पित हो चुकी हैं इतनी कम आयु में, और वो भी चाहती हैं कि जब मेरे पिता ये कार्य कर सकते हैं, जब पूरा देश हमें सहयोग कर सकता है, तो हमारे युवा इस कार्य को क्यों नहीं कर सकते हैं। हम स्नेहा से 2 मिनट बात करेंगे। स्नेहा से जानना चाहेंगे, स्नेहा क्या अनुभव रहा है आपका जब पुण्यकोटि बन रही थी, और किस तरीके से आप देखती हैं कि संस्कृत कितनी क्लिष्ट है। कहा जाता है संस्कृत बड़ी क्लिष्ट है, कक्षाओं में भी बड़ी बोझिल हो जाती है, नीरस हो जाती है। आपने कैसे देखा है संस्कृत को? मेरा एक्सपीरियंस बहुत यूनिक रहा है संस्कृत के साथ, क्योंकि मैं मतलब बिना जाने मैं संस्कृत में आई, क्योंकि मैं मतलब 5th स्टैंडर्ड तक हिंदी पढ़ती थी सेकेंड लैंग्वेज, और 6th में हमें ये ऑप्शन आया कि सेकंड और थर्ड लैंग्वेज हम चूज़ कर सकते हैं। तो उसमें ऑप्शंस थे हिंदी, संस्कृत और कन्नड़ा। तो बाकी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मतलब क्योंकि 5 मतलब टिल 5th स्टैंडर्ड क्योंकि उन्होंने हिंदी पढ़ा है, तो उन्होंने बोला कि हिंदी आसान रहेगा अभी, तो वी कैन कंटिन्यू। लेकिन मैं ये सोची कि मुझे हिंदी तो आता है, लेकिन मतलब 5th स्टैंडर्ड तक हिंदी बहुत अच्छे से मतलब पढ़ा है, लिख सकती हूँ, बोल सकती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों 2 नए लैंग्वेजेस में मुझे सीखना है, मतलब कन्नड़ा और संस्कृत मैं नहीं जानती थी, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट लर्न 2 न्यू लैंग्वेजेस, ऐसे मैंने सोचा। और तभी भी ये कॉन्फ्लिक्ट था कि मैं बेंगलुरु में रह रही हूँ, कर्नाटका में रह रही हूँ, तो क्यों सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा नहीं लूँ। तो तब मुझे समझ में आया कि संस्कृत और हिंदी का लिखने का वो लिपि सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। तो मैंने सोचा ये और भी इजी आसान हो जाएगा अगर मैं सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत लूँगी। तो ऐसे मैंने मतलब सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत लिया, और मुझे वो बहुत पसंद आया, क्योंकि मेरे टीचर जो थे वो संस्कृत ग्रामर, मुझे गाना बहुत पसंद है, तो श्लोक बोलना पसंद है, भजन गाना पसंद है, तो मैं वो सब गाती थी। तो उन्होंने मतलब वो संस्कृत ग्रामर जो है वैसे ही सिखाया, मतलब जो भी टेबल्स मतलब हमें जानना है। क्रियात्मक स्वरूप से आपको संस्कृत का संस्कार अपने अध्यापकों से मिला है। मैं चाहूँगा कि उन अध्यापकों के लिए भी आप जोरदार ताली बजाएं, जो कि हमें नित्य प्रति संस्कृत के प्रति उत्साहित करते हैं। और इस प्रकार की जो युवा शक्ति है, युवा शक्ति जब अपने परिवार से, संस्कृत परिवार से जुड़ती है, तो इतना आश्चर्य कार्य जो है पूरे विश्व के समक्ष उपस्थित होता है। मैं जानना चाहूँगा हमारे जो युवा विद्वान हैं, युवा साथी हैं, जिन्होंने प्रतिकृति नाम की इतनी सुंदर मूवी बनाई, आपने देखा उसकी पटकथा, उसके गीतों को आपने देखा, उसमें प्रेम है, उसमें आपने देखा कि सांगीतिक कितनी सुंदर यात्रा है, उसमें एक वृद्ध है, वृद्ध की अपनी यात्रा, और सबसे बड़ा मैसेज ये है कि पांडुलिपियों का संरक्षण, यानी कि भारत की उस बौद्धिक परंपरा का संरक्षण, जिसको बेहद खूबसूरती से दर्शकों के सामने लेके आए हैं डॉक्टर निधीश गोपी जी। निधीश जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कितना मुश्किल काम था इस फिल्म को बनाना, क्या क्लिष्टता अनुभव आपने की, कितने समय में ये मूवी पूरी हुई, और क्या हम लोग भी आपके जैसी मूवी बना सकते हैं? क्योंकि हम लोगों के पास तो कोई बड़े प्रोड्यूसर्स नहीं हैं, बहुत अधिक धनराशि नहीं है, तो आप हमें बताइए कि वो कौन सा माध्यम है जिससे हम आपके जैसी मूवीज़ जो हैं कम समय में बनाएं, एक अच्छे मैसेज से बनाएं। आप हमारे युवाओं को और साथियों को एक प्रेरणा दें। मैं हिंदी में बोलूँ और संस्कृत में? संस्कृत में, हम हिंदी संस्कृत रखते हैं। मैं चाहूँगा निमेष द्वयात्मकम एव अवधि भवतां पार्श्वे वर्तते, तर्हि तस्मिन् संक्षिप्य एव कृपया वदन्तु तावत् कथं संस्कृत भाषा प्रेरिका भाषा, कथं च वयं संस्कृतेन एव चलचित्राणां निर्माणं कर्तुं प्रभवामः। अहं इदानीं प्रतिकृतिविषये वदामि तर्हि प्रतिकृति तस्य शूटिंग समयः तु कोरोना वैरस् द्वारा सर्वत्र स्थगितम् आसीत्, तदानीमेव आसीत्। तत्र अध्यापकाः सर्वे अपि ऑनलाइन द्वारा पाठयन्तः सन्ति। दिने तेषां तु कार्यं किमपि नास्ति, सायंकालात् एव ऑनलाइन क्लासेस् आरभ्यन्ते, अतः प्रभाततः सायं यावत् वयं स्वतन्त्राः स्मः, किञ्चित् कार्यम् अन्यत् कुर्मः संस्कृतस्य कृते इति चिन्तयन्तः स्मः। तदानीं एकं चित्रं स्वीकुर्मः, चलचित्रं नाम ह्रस्वचलचित्राणि अस्माभिः स्वीकृतानि सन्ति, एकं चित्रं स्वीकुर्मः बृहत्तमम् इति चिन्ता आगता। तदानीं तन्निमित्तं यत्नः कृतः अस्माभिः, कथा लिखिता, पटकथा लिखिता, सम्भाषणानि सर्वं समाप्य एतद् निर्माणाय धनराशिः आवश्यकः अस्ति। तन्निमित्तम् अन्वेषणम् आरब्धं, बहुत्र अटनं कृतम् अस्माभिः, बहवः
नाम अस्माभिः उपगताः धनिकाः ये सन्ति तत्र संस्कृतं चित्रम् इति यदा अस्माभिः प्रकाश्यते तदानीं ते ओहो अस्माभिः न शक्यते संस्कृतं खलु तद् धनं व्ययीकृत्य तस्मात् लाभः कथम् आगच्छति कदापि न भवति अस्माभिः उक्तम् एतत् कमर्शियल् फिल्म् अस्ति यथा अस्माकम् अन्यभाषासु इदानीं कण्टेम्पररि सब्जेक्ट् मध्ये यानि यानि चित्राणि आगच्छन्ति तादृशं चित्रमेव अस्माभिः स्वीकर्तुम् इच्छा अस्ति अतः दर्शकाः अधिकाः कदाचित् स्युः चिन्ता नास्ति स्वीकुर्मः इति कदापि ते वदन्ति तस्य वाणिज्यं कथं कर्तुं शक्यते वाणिज्यसिनेमा इति वयं वदामः तत् कथं तस्य वाणिज्यं भवति कुत्र तस्य प्रदर्शनं भवति तत् कथं तस्य विक्रयणं कर्तुं शक्यते इत्यादि प्रश्नानाम् उत्तरम् अस्माभिः सम्यक् दातुं वयम् असमर्थाः स्मः सत्यं तद् तथापि बहु प्रयत्नः कृतः अन्ते अनेन सह अयमपि अस्य चित्रस्य निर्माता अस्ति संस्कृत अध्यापकः अस्ति मम क्लास्मेट् अस्ति अस्माभिः +1 तः नाम प्राक्शास्त्रीतः मिलित्वा पठन्तः स्मः अतः अनेन सह सम्भाषणम् अभवत् चिन्ता नास्ति एषः उक्तवान् चिन्ता नास्ति अस्माभिः मिलित्वा किमपि कार्यं कुर्मः तत्र अहं धनविषये अहं चिन्तां करोमि अन्यत्र चिन्ता मास्तु निर्माणाय यत्नं करोतु इति सूचितवान् सन्तोषः अस्य प्रयत्नेन एव तस्य धनं समाहृत्य तस्य आरम्भः अभवत् तद् सामान्यं एतावत् चित्राणि यानि चित्राणि बहिरागतानि सन्ति तस्मात् किञ्चित् विलक्षणं भवतु अस्माकं चित्रम् इति अनेन सूचितं भवतु चिन्तयामः इति उक्त्वा तन्निमित्तं यत्नः कृतः आरब्धः तत्र गीतानि अपेक्षितानि आसन् नाम किञ्चित् स्टण्ट् रूपेण किञ्चित् डैलाग्स् पञ्च् रूपेण भवितव्यम् इत्यादि सूचना दत्ता भवतु तस्मिन् विषये चिन्ता नास्ति अस्माभिः कुर्मः इति कृत्वा केवलम् 21 दिनेभ्यः नाम 21 दिनानि यावत् अस्य शूटिङ्ग् आसीत् वर्षकालः आसीत् अतः किञ्चित् दिनानि अधिकानि स्वीकृतानि ततः परं पोस्ट् प्रोडक्षन् वर्क्स् एकमासाभ्यन्तरे सर्वं कम्प्लीट् कृत्वा तस्मिन् वर्षे एव 2020 मध्ये एव अस्य सेन्सरिङ्ग् कृत्वा अस्माभिः चित्रं बहिरागतं तत्र प्रयत्नः तथा अस्ति। मैं चाहूँगा कि एक बार आप करतल ध्वनि से जोरदार करतल ध्वनि से इनका पुनः स्वागत करें। 1 वर्ष के अंदर कोविड काल में इन्होंने इतनी अद्भुत मूवी बनाई और आप देखिए कि संस्कृत की जो ये मैत्री है संस्कृत का जो विश्व बंधुत्व है वो आपको सामने दिखाई दे रहा है कि दोनों साथ में दोनों ने पढ़ाई की मैत्री संबंध को आगे बढ़ाया धन की जब इन्हें कमी हुई तो मित्र ने सहायता की। तो मैं चाहूँगा फिल्म के डायरेक्टर और फिल्म के प्रोड्यूसर के लिए एक बार पुनः आप जोरदार तालियां बनाएं। ये जो संस्कृत की मैत्री है वस्तुतः यही मैत्री हमें विश्व में संस्कृत के साथ जोड़ती है विश्व के साथ जोड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निधीश गोपी जी। मैं चाहूँगा अंत में कि हमारे संयुक्त सचिव महोदय इस कार्यक्रम को इतना भव्य स्वरूप प्रदान जिन्होंने किया है श्री पंकज ओझा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक जो संवाद क्रम चला अभी तक आपके पास बड़े फ़ोन कॉल्स आए, मुझे पता चला मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि राजस्थान में इस प्रकार का संस्कृत महोत्सव हो रहा है, संस्कृत चलचित्र महोत्सव हो रहा है, माघ की भूमि से हो रहा है। आपका कैसा अनुभव रहा है संस्कृत के विषय में? हम आपसे संक्षिप्त रूप से जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की ऊर्जा आप देख पा रहे हैं युवाओं में, दर्शकों में, श्रोताओं में और आज के भारतीय समाज में। पंकज जी अपने सामने अपना वक्तव्य देंगे, उससे पहले मैं इनके माध्यम से सरकार को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो फाइनेंस की कमी इनके आई, राजस्थान सरकार कुछ ऐसा करे कि संस्कृत के जो फिल्म बनाने वाले हैं उनको भी फाइनेंस की, और इसके साथ साथ में जो कला जगत के लोग हैं उनको भी कुछ वित्तीय सहायता दे। हम भी हमारे श्रीमान अशोक गहलोत साहब हमारे जोधपुर को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं भी उनको एक चिट्ठी लिख के निवेदन करूंगा कि वो इस तरह से करें। एक सरल प्रक्रिया हो आपके यहाँ पे, इतनी कलिष्ठ प्रक्रिया है, कई लोग हमारे पास आते हैं, जोधपुर से आते हैं, रमेश बोराना जी से मैंने परसों कहा था, मैंने कहा प्रक्रिया सरल करूँ, क्यों एक कुंठित हो जाता है एक आदमी, उसको पैसा चलता है तो वो काम नहीं कर पाता है, फिर इनकी तरह किसी से कहना पड़ता है। इसलिए आपके माध्यम से हम सरकार को रिक्वेस्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सम्मानित मंच और आदरणीय जस्टिस व्यास साहब और सभी बाहर से बता रहे हुए हमारे फिल्मों के डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और सबसे बड़ी बात इस छोटी काशी की संस्कृत प्रेमी जनता और हमारे शिक्षकगण। सर आपकी बात हमने पहले ही सरकार को पहुंचा दी है और हमने फिल्म नीति को बहुत ही सरल कर दिया है और लगभग वो अप्रूवल की स्टेज पे है और मुझे जो लगता है कि हो सकता है 10-15 दिन में वो फाइनल हो जाएगी।
और एक बड़ी धनराशि भी हमारे प्रोड्यूसर्स को फिर मिला करेगी। दूसरा, संस्कृत की बात। संस्कृत मुझे तो बड़ा शानदार विषय लगता है और विज्ञान का विद्यार्थी रहा, शरीर की चीड़ फाड़ का सब्जेक्ट ले लिया था, जीव विज्ञान, उससे मन लगा नहीं लगा, फिर इतिहास में पहुँचे, इतिहास से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, फिर मैनेजमेंट से, फिर नेचुरोपैथी से होते हुए प्रशासन में आ गए। लेकिन पता नहीं कहीं ना कहीं भारतीय वाङ्मय और सनातन संस्कृति बसी ही रही। तो मैंने बैठ कर के और कोरोना काल में जितनी रामायण चलती है इस धरती पर वो सारी पढ़ डाली। और पढ़ने के साथ मैंने, जैसे अशोका पास बुक्स के नोट्स आते हैं ना एग्ज़ाम पास करने के लिए, मैंने ऐसे नोट्स भी बनाए। और कुछ समय बाद मेरी प्लानिंग है बड़ी, वो करेंगे हम भी, तो ढेर सारी ऐसी चीज़ें हमने उसमें से निकाली है रामायण के कहानियों से और से, जो मुझे लगता है कि मिथक हैं और वो टूट जाएंगे। दूसरा, गीता सर बरसों से पढ़ी और बिल्कुल नए ढंग से पढ़ी। उसमें हमने बिल्कुल नए ढंग से गीता के श्लोकों को अनुवादित करने की कोशिश की कि कौन से श्लोक से कौन सी वैज्ञानिक थ्योरी निकली और कौन से वैज्ञानिक ने उससे नोबेल अवार्ड लिया, वो काम हमने किया। मुझे एक चीज़ पढ़ते पढ़ते बड़ा गर्व हुआ, गीता पढ़ते पढ़ते विज्ञान का विषय विद्यार्थी होने से कनेक्ट कर लेता हूँ चीज़ों को, क्योंकि हमेशा ये कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण ये है कि कोई भी चीज़ ऊपर फेंको तो नीचे आती है, पृथ्वी उसको खींचती है। लेकिन विज्ञान ये कभी ये नहीं बताता कि ये बल कहाँ से आता है, पैदा कैसे होता है। इसका जवाब विज्ञान नहीं देता, F = ma करके और बंद कर देता है थ्योरी को। मैं ये जानना चाहता था कि ये बल पैदा कैसे हुआ, उसका उत्तर विज्ञान नहीं देता, इसका उत्तर गीता देती है। गीता में भगवान कृष्ण 9वें अध्याय में कह रहे हैं कि पृथ्वी में प्रवेश करके प्राणियों की जो धारण शक्ति है वो मैं ही हूँ, वहाँ इसका उत्तर मिला। भागवत गीता का अध्ययन करते करते तीसरे स्कंद के 11वें अध्याय में पहुंचा मैं, तो पता लगा सर कि वहाँ परमाणु की परिभाषा एज इट इज़ लिखी हुई है। मुझे बड़ा ज़बरदस्त आश्चर्य हुआ कि इतनी चोरी भी कैसे हो सकती है। वहाँ से जो लिखी हुई परिभाषा मैं एज इट इज़ कोट करता हूँ, पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता उसे परमाणु कहते हैं। 2 परमाणु मिलकर एक अणु बनते हैं, 2 अणु मिलकर द्विअणु और 3 अणु मिलकर के तीसरे अणु, और इससे तत्व बनते हैं। ज्योतिष का विद्यार्थी होने से पता लगा कि साहब 7 द्वीप होते हैं, ये ग्रह होते हैं। भागवत पढ़ते पढ़ते 12वें स्कंद पे पहुंचा तो पता लगा कि वहाँ तो पृथ्वी पे 7 द्वीप होते हैं, पुष्कल द्वीप, जम्बू द्वीप, सारे नाम पहले से लिखे हुए हैं। तो विज्ञान ने कब खोजा। अग्नि पुराण पढ़ते पढ़ते पता लगा कि भारत की ज्योग्राफी, सैटेलाइट तो अभी आया है, पूरी लिखी हुई है कि इधर तो ये हिमालय है, इधर ये पहाड़ है, इधर यहाँ से ये नदियाँ निकलेंगी और इस समंदर में मिल जाएंगी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि इनको पहले से बिना सैटेलाइट कैसे पता था ये सब। हमारे अंदर 72,000 इंद्रियां और नाड़ियाँ होती है, फिर 108 मुख्य होती है और फिर 3 और महत्वपूर्ण हो जाती है। तो मैं लगा हुआ था कि कैसे ये पता लगा लेते हैं सर। उस समय सोनोग्राफी मशीन भी नहीं, कैसे पता लगा। तो एक दिन चंबल के किनारे एक गुफा में बैठा बैठा ध्यान में मग्न था शिवालय में, तो वहाँ एकदम से ध्यान लगा तो मुझे अपनी ही नाड़ियाँ दिख गई। तो मुझे पता लगा ऐसे ही गिन ली होगी इन्होंने भी और लिख डाली। ये मेरे भारतीय संस्कृत के जिसमें मैं खुद गुजरा अनुभवों से वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अभी जो बात चल रही थी, आप विष्णु सहस्त्र नाम की सर आपने बात की, विष्णु का आपने वो बताया कि अनुवाद क्या है, अर्थ क्या है। सहस्त्र नाम का रह गया तो मैं उसको कंप्लीट कर देता हूँ। सहस्त्र नाम श्वेत वराह उपनिषद में भगवान कृष्ण कहते हैं और गीता में भी आता है कि हजारों हाथों वाला, हजारों आँखों वाला, हजारों कानों वाला मैं सब जगह उपस्थित हूँ। और यही बात कृष्ण फिर गीता में भी कह जाते हैं कि जब पत्र पुष्प फल जो भी कोई मुझे समर्पित कर देता है वो मैं उसे खा लेता हूँ, क्योंकि वो हर जगह उपस्थित है। तो ये मैंने जो सीखा जाना वो आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करने की कोशिश की। थोड़ा सा एक सवाल मुझे गीता में ज़रूर पैदा होता था, उसका उत्तर भी ढूंढा हमने कि गीता के 2 अध्याय में एक श्लोक आता है जो बहुत ही प्रसिद्ध है कि अग्नि मुझे जला नहीं सकती आत्मा के लिए, पानी मुझे गीला नहीं कर सकता, शस्त्र मुझे काट नहीं सकते, हवा उड़ा नहीं सकती। तो सवाल ये हुआ कि आत्मा को तो कोई कष्ट नहीं, शरीर हमारा जल गया। और फिर गीता के 16वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने फिर उलझन में डाल दिया कि प्राणियों को मैं उनके कर्मों के अनुसार घोर नरकों में गिराता हूँ। तो जब आत्मा को कोई कष्ट नहीं है, शरीर हमने जला दिया, तो फिर कष्ट कौन भोगेगा।
फिर इसका उत्तर 13वें अध्याय के पहले श्लोक में मिला कि हमारे यही एकमात्र शरीर नहीं है। वैसे दर्शन तो 7 शरीरों की बात करता है, लेकिन गीता 3 शरीरों की बात करती है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। तो स्थूल शरीर को जलाते हैं, लेकिन आत्मा के साथ में कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर हमारा जाता है, वो इसको भोगता है। जी जी। और फिर यहाँ पे गरुड़ पुराण कनेक्ट हुआ। गरुड़ पुराण भी पढ़ा मैंने, क्योंकि भ्रांतियाँ बहुत पैदा कर दी, ये ऐसा पुराण है, ये वो तीये की बैठक में जिस तरह से सुनाते हैं वो गलत है। तो गरुड़ पुराण में उत्तर मिला कि जैसे ही हमारी आत्मा शरीर से निकलती है, वो अंगुष्ठ के बराबर पारदर्शी शरीर प्राप्त कर लेती है और वो सारा दुखों को भोगेगी। फिर विज्ञान की एक बात मिली कि हमारे शरीर में जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है, अब सोनोग्राफी मशीनों से सबसे पता लग गया है कि 10 दिन में कितने अंग बनेंगे, 1 महीने बाद कौन सा अंग आएगा, दूसरे महीने में कौन से अंग डेवलप होंगे। आपको आश्चर्य होगा ये कि अग्नि पुराण में और गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कब कब क्या क्या अंग बन जाएंगे। तो मैं आप सब लोगों से पुरजोर गुजारिश करूंगा कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, वाङ्मय, हमारी जो ये संस्कृत है, इसके लिए हम जोरदार तालियां बजाकर गर्व करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री पंकज ओझा जी। एक जवाब आपका भी देना जी। बहुत ही सुंदर तरीके से ओझा जी ने बताया है। मैं भी जिस तरह से आप देवालय में बैठे हो, एक दिन मैं देवालय में बैठा, मैंने कहा ये भगवान कौन है, कौन है भगवान। रोजाना भगवान के पास जाते हैं, तो मेरे मन में आया कि एब्रिविएशन है, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर। अद्भुत अद्भुत। ये 5 तत्व मिलकर के भगवान बनते हैं। अब मैंने सोचा कि इंसान की देह इसको जलाते हैं, तो टीबे क्यों नहीं बढ़ते शमशान के अंदर, टीबे क्यों नहीं बनते, रेत के टीबे बनने चाहिए। तो ये जो 5 तत्व अपने अपने स्थान पे चले जाते हैं। लेकिन फिर मन में आया कि ले जाके गंगा के अंदर क्यों विसर्जित करते हैं हमारे अस्थियों को। तो मन में आया कि इसका भी कोई कारण है। कारण ये है कि जब तक वो अस्थियाँ हमारी गंगा के अंदर बहती जाती है, जब तक मीठा पानी होता है, समंदर में जाते ही खारा हो जाता है। क्यों? तो एवोपरेशन से जो बादल बनते हैं वो हमारे संस्कारों से बनते हैं। बाकी कचरा वहाँ पड़ा रहता है जो खारा होता है, और वो जो बादल होते हैं वो बरसते हैं वापस आकर के, उससे जो क्रॉप होती है उससे वापस इंसान। और गुरुत्वाकर्षण शक्ति की आपने बात कही है, वो हमारे संस्कार शक्ति से उसको बुलाते हैं और वहीं पे बरसते हैं जहाँ उस परिवार के लोग रहते हैं, और वही वो अन्न खाते हैं, इसलिए हमारी शक्लें मिलती हैं, हमारी शक्लें इसलिए मिलती हैं। और ये जो प्रोसेस जो है, ये गीता के सार के रूप में आपने भी बताया है। और मुझे भी ये मैंने खुद ने मन में सोचा कि ये इस तरह से है। तो बादल जो बनते हैं वो हमारे संस्कारों से बनते हैं, इसीलिए हमारे संस्कार। और देखिए, आप, मैं यहाँ कोई विवादित बात नहीं करूँगा, जो लोग देह को जलाते नहीं हैं उनकी स्थितियों में हमारी स्थितियों में फ़र्क है, हमारे संस्कारों में फ़र्क है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महोदय। तो आप सभी ने देखा इस चर्चा सत्र में किस प्रकार से जो संस्कृत भाषा है, प्राचीन साहित्य से लेकर अर्वाचीन की दृष्टि से, और उसमें भी ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, प्रौद्योगिकी, सूचना, संचार जो है, सभी में इसका व्याप्तिकरण हुआ है। सर ने जैसे विष्णु सहस्रनाम, श्री विष्णु सहस्रनाम से अपनी बात की थी, तो देखिए सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेश से आए हुए, ऑस्ट्रेलिया से आए हुए श्री चार्ल्स थॉमसन जी भी जो हैं, वो भी नित्य प्रति श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हैं। तब आप देख पाएंगे कि ये जो मंत्र शक्ति है, ये जो मंत्र विज्ञान है, जो कि सूक्ष्म भी है, स्थूल भी है, और मूर्त भी है, अमूर्त भी है, ऐसा जो अनुपम विज्ञान संस्कृत का है, वो आज संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी इस अलौकिक चैतन्यमयी धारा से सभी को सिंचित करता है, सभी के अंदर इस प्रकार के संस्कार देता है कि हम सभी एक मंच पर आके चर्चा संवाद कर पाएँ। राजस्थान सरकार ने, राजस्थान संस्कृत अकेडमी ने इस प्रकार का ये जो संगम, ये जो त्रिवेणी संगम, आबाल वृद्धों का, युवाओं का, प्रौढ़ों का, यहाँ पर जो अनुभव सिद्ध हैं, इन सभी का जो ये महान संगम बनाया है, ऐसा संगम बार बार राजस्थान की भूमि से पूरी दुनिया को एक संदेश दे, इसके लिए राजस्थान सरकार, राजस्थान संस्कृत अकेडमी, कला संस्कृति विभाग को हम सभी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे। और इस कार्यक्रम का अवसान हम करते हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा डॉक्टर सोनी जी को कि वो मंच पर आएँ और आगे के कार्यक्रम के विषय में उद्घोषणा करें। आप सभी का बहुत बहुत सभ्य सभा का हृदय से आभार, धन्यवाद। मंचासीन सभी प्रतिभागियों का हार्दिक आभार। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि सभागार में वे अपना स्थान ग्रहण करें और इसके बाद हम पुण्यकोटि फिल्म देखेंगे। उससे पूर्व बस 2 पंक्तियों में अपनी बात कह देता हूं कि आप सभी ने महसूस किया होगा कि बहुत ही समृद्ध मंच के माध्यम से हम ज्ञान, विज्ञान, पुराण की तमाम अवधारणाओं को इतने संक्षिप्त समय में समझ पाए, सुन पाए, और ये पूरी प्रक्रिया
और ये पूरी प्रक्रिया इस निमित्त हमारे सामने आई। और मैं इस बीच संजय झाला जी जो निदेशक संस्कृत अकादमी हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर आभार प्रदर्शन हेतु पधारें। संजय झाला जी, और मंचासीन अतिथियों से निवेदन करूंगा कि आप इस कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात मंच से सभागार में पधारेंगे फिल्म देखने के लिए। तब तक आपका स्थान मंच पर ही है। संजय झाला जी। आप सबको प्रणाम करता हूं। आप सबकी महनीय उपस्थिति को रेखांकित करता हूं। और मैं केवल 2 मिनट लूंगा सर। आप भी विराज जाएं अंशु जी, बैठ। मैं कहाँ से बात शुरू करूं सर? मैं हमने सर 19 कार्यक्रम इस माघ महोत्सव में किए हैं। 12 ऑफलाइन है और 7 ऑनलाइन कार्यक्रम। इसमें 2 इंटरनेशनल कार्यक्रम हमने किए हैं। नासा से डॉक्टर रवि डी शर्मा हमारे साथ जुड़े और 7 देश, इंडोनेशिया, श्रीलंका, इंग्लैंड, अमेरिका, तमाम 7 देशों से एक अभी हमने माघ मंथनम एक संगोष्ठी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की। शेष सभी राष्ट्रीय कार्यक्रम अथवा राज्य स्तरीय कार्यक्रम, इसमें अभिनव प्रयोग हमने करने का प्रयास किया। लेकिन इस सारे जो प्रयास का जो श्रेय है सर, अभी आपने वित्त की बात की। वित्त है ये सबको चित्त कर देता है सर। वित्त के सामने हम लोग लक्ष्मी माँ की आरती पढ़ते हैं और उसमें शायद आपको याद हो कि नहीं हो, लेकिन एक शब्द, 2 लाइनें आती हैं सर, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता, जय लक्ष्मी माता। तो लक्ष्मी माता की कृपा अगर इस आयोजन पर नहीं होती तो आप ये समझिए कि वो ये पूरा नहीं हो पाता। और उसकी कृपा के जो कारक हैं, ये जो हमारे दूल्हा बनकर बैठे हैं, और सरकार का सर, मैं विशेष रूप से आदरणीय गायत्री मैम हमारे बीच में नहीं है, माननीय मंत्री महोदय कल पधारे थे, लेकिन मैं आप तीनों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि राजस्थान संस्कृत अकादमी को पहली बार वित्त विभाग ने अतिरिक्त अनुदान इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए दिया और ये भरोसा किया कि हम ऐसा कर सकते हैं और हमने ये प्रयास किया। देखते हुए विभाग की जो हमारी प्रमुख शासन सचिव महोदय है, उन्होंने 15 अगस्त पे भी विशेष सम्मान के लिए अपना मत प्रकट किया, जिसके लिए जोरदार तालियां हों। नहीं, आपकी मोहब्बतें बहुत बड़ा सम्मान है सर, और मैं आपका विशेष रूप से सम्मान करना चाहूँगा। उधर निधीश जी हैं और प्रशांत जी हैं। प्रशांत महासागर, सागर को निधीश भी कहा जाता है, उसमें तमाम निधियां समाई रहती हैं। आपने इनका पोषण किया, निधि के माध्यम से इतनी शानदार फिल्म पुण्य कोटि बनाई। मैं चाहूंगा कि एक बार पूरा सदन जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन करे। और तालियां बजवाने का मुझे अभ्यास है सर। मैं तो क्या है, पशुओं तक से तालियां बजवा लेता हूं, ये तो फिर भी मनुष्य हैं सर। मुझे वो पूरा अनुभव है सर। नहीं, तालियों के लिए मैं इसलिए कहता हूँ, आप लोग हंसते मुस्कुराते हुए घर जाएं, ये मेरी कामना है, परमात्मा से प्रार्थना है। तालियां हमारे श्रम का, हमारी भावनाओं का अनुमोदन है, उल्लास का उद्बोधन है और आत्मा का शोधन है। आपकी तालियां ये कार्यक्रम समापन की ओर है। पुण्य कोटि जैसी एक यादगार अविस्मरणीय फिल्म यहाँ देखने जा रहे हैं। मैं 2-4 मिनट आपके सामने हूँ। मैं सबका आभार व्यक्त करूँगा, विशेष रूप से सरकार का। और सर, आप यहाँ बैठे हैं तो मैं आपकी अदालत में जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। रविशंकर जी हैं, गोपाल कृष्ण, सारी ये विलक्षण मूर्तियाँ यहाँ उपस्थित हैं। श्री शंकर हैं, श्री गोपाल हैं, श्री कृष्ण हैं,
और पंकज हैं तो स्नेह हर आदमी पंकज से करता है, स्नेह करता है। बहुत बहुत आभार आप सबका, आप सब पधारे। मैं विशेष रूप से अपने स्टाफ को, कोई बात नहीं, मैं अपने स्टाफ का विशेष रूप से, क्योंकि सर जंग लड़े सिपाही और सुर्ख रूहों जिले इलाही, ये परिपाटी है कि युद्ध तो सैनिक ही करता है और ये परंपरा रही है कि उसका सारा श्रेय है वो राजा को जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं चाहूँगा 2 मिनट में आपके लूँगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप सबके सहयोग के साथ आदरणीय डॉक्टर सुनील जोशी जी यहाँ पधारे। मैं इस फिल्म फेस्टिवल के लिए बहुत डरा हुआ था और जब मेरी सोमेंद्र जी से और अंशु जी से बात हुई, हमने पता नहीं कितनी मीटिंग और कितनी सिटिंग की है। मैं इनको कभी भी जगा देता हूँ, ये मुझे कभी भी जगा देते हैं, लेकिन एक विश्वास जो उत्पन्न किया वो आप सब लोगों ने आकर इस पर मोहर लगा दी है कि नहीं, आज भी हम संस्कृत से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और करने के लिए आपके सामने मैं आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरा अपना स्टाफ जिसने दिन रात मेहनत की, चाहे हमारे चौबे जी हों, चाहे चेतन जी हों, हैं, चाहे हमारी बेटी प्रियंका हो, कीर्ति हो, ये हमारी सब मेरा स्टाफ, ये सुनील है, वो सूरज है, गौरव है। सर ये नहीं होता तो इतना बड़ा आयोजन ये सफल नहीं हो पाता। ये हमारा दुर्गेश है, हमारा सहायक, ये हमारा सुनील है। मैं चाहूँगा एक बार पूरा सदन इनके सम्मान में तालियां बजा दें। और अब भोजन है और आप हैं, आप दोनों के बीच में मैं हूं, लेकिन उसके बीच में ये फिल्म है, हम इसे कंटिन्यू करेंगे। और ये यादगार फिल्म, पी रविशंकर साहब से मेरी आज बहुत देर चर्चा हुई है, कल मंत्री महोदय ने मुझे कुछ कहा है, JS साहब से मेरी बात हुई है, हमने इनके सामने कुछ प्रस्ताव रखे हैं और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि वो एक आकृति लें वो प्रस्ताव। मैं चाहूँगा कि हम इस फिल्म का आनंद लें, उसके बाद भोजन के बाद हम सब यहाँ से विदा होंगे एक मधुर स्मृतियों के साथ में, मधुर स्मृतम के साथ में। और पुण्य कोटि के लिए जोरदार तालियां अग्रिम, क्योंकि सब लोग, हम लोग फिल्म देखने के बाद यहाँ से विदा होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कोई रह तो नहीं गया, आदरणीय YS रमेश साहब हैं और सोनी साहब हैं, स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी। अंत में 1 मिनट में और लूंगा अंशु जी, नहीं मैं आपको नहीं दूंगा, बिल्कुल आपकी वानर सेना, ये हमारी नर सेना है तो इनके साथ में एक वानर सेना भी है, उसका धन्यवाद बनता है जिन्होंने आपको दिन रात, मैं जानता हूं इन बच्चों ने बहुत मेहनत की है, जरा इनके सम्मान में भी एक बार आप तालियां बजाएं। और अंत में मैं एक बात कहता हुआ आपसे विदा लूंगा। सर मैं आपकी उपस्थिति में ये बात मैं कहना चाहता हूं कि स्वामी विवेकानंद ये बात कहते हैं कि वह भाषा, वह अतीत, वह व्यक्ति मर जाता है जो अपनी भाषा को, जो अपने अतीत को भूल जाता है। संस्कृत से हमारा कोई संबंध, प्रत्यक्ष मेरा कोई संबंध नहीं है। यह विसंगति है कि मैं संस्कृत अकादमी के इस पद पर बैठा हुआ हूं। संस्कृत से हमारा ठीक संबंध उतना ही है। मैं आपको छोटी सी कथा, आधे मिनट की कथा से जोड़ता हूं। एक मृदंग वादक मृदंग बजाता था, एक शावक उसके पास आकर बैठ जाता था। तो उस वादक ने पूछा कि तू जब भी मैं मृदंग बजाता हूं तू आकर क्यों बैठ जाता है। आदरणीय चार्ल्स थॉमसन भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। सर आपकी उपस्थिति को रेखांकित करता हूं कि तू हमारे बीच में आकर बैठ जाता है, रोज रोज चला आता है, क्या तू संगीत से उतना प्रेम करता है। तो शावक बोला बिल्कुल नहीं, मुझे संगीत से कोई प्रेम नहीं है। आप ये जो मृदंग बजाते हैं इस पर ये जो चमड़ा मढ़ा है ये मेरी माँ की खाल से आया है। आप जब भी ये मृदंग बजाते हो तो मेरी माँ की स्मृति हो आती है और मैं चला आता हूँ। आप यकीन मानिए सर, संस्कृत के साथ हमारा वही संबंध है कि जहाँ भी संस्कृत की बात होती है हम पहुँचने का प्रयास करते हैं। और मैं आप लोगों से भी यही उम्मीद करूँगा कि संस्कृत की जहाँ बात हो आप ज़रूर पहुँचिए, ज़रूर पहुँचिए। क्योंकि और अंत में सर 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो व्यक्ति होता है जो कहता है देश ने मेरे लिए क्या किया, एक दूसरे तरीके का व्यक्ति होता है जो कहता है मैंने देश के लिए क्या किया।
जो व्यक्ति पहला है वो बात करता है, वो नेता है सर, कि देश ने मेरे लिए क्या किया। लेकिन जो ये बात करता है कि मैंने देश के लिए क्या किया, वो देश का बेटा है। आप संस्कृत के बेटे हैं और हमारे मन में कहीं चिंगारी, ये कहीं आग होनी चाहिए कि हमने संस्कृत के लिए क्या किया। कोई कमिटमेंट, कोई प्रतिबद्धता होनी चाहिए। मैं आपकी ऊर्जा को आमंत्रित करता हूं। चाहूंगा हमारे महनीय अतिथियों के सम्मान में एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल करें, बहुत स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।